हैं और उनके ऊपर किस तरह से हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं आगे चल के, वो भी आइडिया आज के लेक्चर में हम लेने वाले हैं। सो दिस इज लेक्चर नंबर 13 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सारी कहानी यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, कुछ गिने चुने टॉपिक्स अब यहाँ पर हमारे ट्रिग्नोमेट्री के बचे हैं, एंड दैट विल गिव इट द फाइनल फिनिशिंग टच। और इसी के साथ में आपका एक बहुत मेजर पोर्शन जो है ट्रिग्नोमेट्री नाम का आपके सिलेबस का कंप्लीट हो जाएगा। सो कांग्रेचुलेशंस, आपने यहाँ पर इतने समय तक मेहनत करी है, ये आपको कहीं ना कहीं जरूर आगे जाके हेल्प करने वाली है। ऑलराइट, तो बच्चों आपने अगर अभी भी अनअकैडमी जे चैनल को अच्छे से नहीं देखा है तो आपने सबसे पहले यहां पर देखना चाहिए कि इतने सारे एजुकेटर्स, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपके साथ में यहां पर लाइव आते हैं, आपको यहां पे डेली पढ़ाते हैं, एक पर्टिकुलर शेड्यूल के साथ में आपको पढ़ाते हैं। जैसे कि यहां पर आपकी डेली यहां पे जो है क्लासेस हो रही हैं फॉर 11th एज वेल एज 12th। सो आपने यहां पर क्या करना है, आपने यहां पर बस अपने जो है रेगुलरिटी को मेंटेन करना है, क्योंकि यहां पर अगर आप एक साथ सारा कंटेंट देखोगे तो ये काफी जो है इंटिमिडेटिंग लग सकता है, आपको डरावना लग सकता है, क्योंकि एक साथ अगर आप यहां पे 13 लेक्चर्स देखने की कोशिश करोगे ट्रिग्नोमेट्री की तो काफी मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो आपको यहाँ पे जेई की तैयारी करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज रिकमेंड कि आपने अनअकैडमी जेई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना चाहिए, ताकि आपके यहाँ पे रेगुलर लेसंस जो आ रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप अपनी जेई की तैयारी को आगे बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ा पाओ। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, एक साथ यहाँ पे जंप करने की कोशिश करोगे लगने के चांसेस हैं, छोटे छोटे स्टेप लेके अगर आप पूरा जर्नी यहाँ पे कंप्लीट कर दोगे तो यहाँ पर गिरने के पड़ने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, दैट इज द रीजन यहाँ पर आपको ये फॉलो जरूर करना है। ठीक है, सो बच्चों अगर कोई मुझे जानता नहीं है, आई एम समीर चिंचोलीकर, आई हैव डन माय बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम आईटी रुड़की एंड आई हैव मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। और इस समय में मैंने यहाँ पे ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड के थ्रू कई सारे बच्चों को ट्रेन किया है, आप भी उनमें से एक हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग दिस पर्टिकुलर मोड ऑफ एजुकेशन लर्निंग, जो आगे चल के एक रेगुलर सी बात हो जाने वाली है, ऐसा हमें अब बिल्कुल यकीन हो चुका है। ठीक है, तो बच्चों आपके साथ में एक टेलीग्राम की लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ tinyurl.com/unacademychat। आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद में अपने ब्राउजर में जाके अगर लिखेंगे तो आपको अनअकैडमी जेई नाम का जो ग्रुप है हमारा उसको ज्वाइन करने को मिलेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ज्वाइन दिस, क्योंकि इसके अंदर आपके साथ में रेगुलरली नोट्स एंड अपडेट्स शेयर होते हैं। किसी को नहीं पता तो अभी के अभी पता करो, अभी के अभी इसको लिख लो और इसको ज्वाइन कर लो। साथ ही साथ यहां पर आपको एक और लिंक मैं दे रहा हूं tinyurl.com/jeimobile। ये एक ऐसा लिंक है जो आपकी यहां पे दुनिया बदल कर रख देगा। ठीक है, लिटरली स्पीकिंग, स्पेशली आप अगर यहाँ पे सेल्फ स्टडी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा भरोसा रखते हैं और आप यहाँ पे खुद से मेहनत करके अपनी जेई की तैयारी आगे बढ़ा रहे हैं, देन दिस इज काइंड ऑफ योर वीडियो बुक। क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट बुक तो सबके पास में होती है, लेकिन टेक्स्ट बुक पढ़ने में समय लगता है और टेक्स्ट बुक पढ़ के बहुत सारी चीजें हमें समझ में भी नहीं आती है। लेकिन आपके सामने यहाँ पर जिस तरह से लेक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, सारे के सारे आपके कंसेप्ट्स डिलीवर किए जा चुके हैं क्लास 11th और क्लास 12th के। आपको बस इस पर्टिकुलर लिंक को जो है टाइप इन करना है tinyurl.com/jeimobile। आपको ये जो इंटरफेस मिलेगा, यहाँ पर आपके पसंदीदा सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, जिसकी यहाँ पे आप जो है बड़े टाइम से वेट कर रहे थे, एंड देन योर प्रिपरेशन विल टेक अ न्यू टर्न और आपको यहाँ पर सारे टॉपिक्स अब सिंपल लगने लग जाएंगे। ठीक है, सो इसको फॉलो करना बिल्कुल भूलना नहीं है। इसको अगर आपने अभी भी अपने ब्राउजर में सेव नहीं किया तो इसको सेव कर लो, ताकि आपकी यहाँ पर रेगुलरली जो भी यहाँ पर क्लासेस हो रही हैं उनको आप एक पॉइंट पे देख पाओगे। यहाँ पर हम जो नए क्लासेस आपके साथ में ले रहे हैं उनको भी हम रेगुलरली इस लिंक के अंदर ऐड कर रहे हैं, ताकि आपको यहाँ पर सुविधा हो जाए क्लासेस ढूंढने में। ठीक है, सो ये इसके पहले कभी हुआ नहीं बच्चों, इतना अमेजिंग तरीके से आपको जो क्वालिटी कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है वो अच्छे तरीके से अरेंज्ड भी है एक सिंगल यूट्यूब चैनल के ऊपर। दिस हैज नेवर हैपेंड बिफोर। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पर एक और अमेजिंग चीज हम कर रहे हैं थ्रू अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सी जो चेंज है स्टडी का वो लाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर बच्चे अपने कोर्सेस मल्टीपल कोर्सेस अटेंड कर सकते हैं फॉर देयर सिंगल गोल। आपके यहाँ पे गोल आईआईटी जेईई है, आप एक गोल को अटेंड करने के लिए यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेस मल्टीपल टीचर्स की हेल्प ले सकते हो, एंड दैट इज व्हाट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इज। यहाँ पर आपके आईआईटी जेईई को जो है पढ़ाने के लिए लगभग 60 to 65 टीचर्स ऑलरेडी यहाँ पर जो है मेहनत कर रहे हैं। आपको बस ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए सब्सक्रिप्शन परचेस करना पड़ेगा। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स को अगर आप यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, उनके साथ में लाइव इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, इंक्लूडिंग द जेई लाइव डेली टीम जो यहाँ पर आपको ऑलरेडी हेल्प कर रही है। ठीक है, अगर आपको ये सारे कोर्सेज देखने तो आपको सब्सक्रिप्शन के समय बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कितने समय के लिए हम सब टीचर्स के साथ में जुड़ना चाहते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत ही आसान से यहाँ पर बच्चों आपको काम करना होता है, एंड आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज विथ एवरीवन। सो लेट अस मूव ऑन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे याद रखनी चाहिए कि इवन दो आपकी यहाँ पे अनअकैडमी ने प्राइसेस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रखी है, बट सिंस यू आर स्टूडेंट ऑफ अनअकैडमी जेईई, आप मेरे स्टूडेंट ऑलरेडी रह चुके हैं, तो आप यहाँ पे समीर लाइव कोड का यूज कर सकते हैं और फर्दर 10% डिस्काउंट ले सकते हैं, जिसके बाद आपकी प्राइस यहाँ पे इतनी अमेजिंग हो जाएगी। एंड आई गेस ये बहुत सारे बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि एक बार में 32,000 देना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, देन यू कैन जस्ट प्रोसीड टू पे। यहां पर आपको नो कॉस्ट ईएमआई का भी ऑप्शन मिलेगा।
तो आप यहाँ पे बेसिकली पर मंथ या फिर इसको थोड़े से ईएमआईज में ब्रेक करके इस पर्टिकुलर अमाउंट को बड़ी आसानी से पे कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इन्फॉर्मेशन इज फॉर ऑल द न्यू स्टूडेंट्स। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको शायद इसके बारे में पहले से पता होगा। सो लेट अस बिगिन विद आवर आइडिया एंड डिस्कशन ऑफ ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो आज हमारा पूरा का पूरा फोकस रहने वाला है ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर, क्योंकि बेसिक ग्राफ्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में देख लिए थे। हमने यहां पर जो दो ट्रांसफॉर्मेशंस देख लिए थे उनको भी मैं यहां पे इंक्लूड करके लाया हूं, ताकि आप जब यहां पे नोट्स डाउनलोड करोगे लेक्चर के बाद में तो आपको सारे जो ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने डिस्कस किए हैं वो एक ही पीडीएफ में मिल जाएंगे। फॉर दैट सोल रीजन यहां पर सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। आपका यहां पर जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन हम करके देखना चाह रहे थे उसके अंदर हमने आपको ये बोला था कि आपके पास में अगर ऑलरेडी एक फंक्शन एफ का ग्राफ है, लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है fx+1, fx-1, fx+π, fx+√2, इतनी अजीब अजीब सी चीजें भी पूछी जा सकती हैं, तो आपको यहां पर ज्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपका ग्राफ किस तरीके से वेरी होगा वो हमने यहां पे सीख लिया है। अगर हम यहां पे कोई एक पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करते हैं तो आपका ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता है, अगर आप कोई नेगेटिव क्वांटिटी ऐड करते हैं तो आपका ग्राफ नीचे शिफ्ट होता है। देखो नेगेटिव क्वांटिटी के लिए नीचे शिफ्ट हो रहा है, यहां पे बीच में आपका 0 है, तो पॉजिटिव के लिए ग्राफ ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव के लिए ग्राफ ऊपर जा रहा है। जैसे यहां पर ये रेड डॉट के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, मतलब आपका यहां पे जो ऐड की हुई क्वांटिटी है वो नेगेटिव हो रही है, तो नेगेटिव क्वांटिटी ऐड करना मतलब यहां पे क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना, एक ही बात है, ठीक है। तो आपके पास में कोई कांस्टेंट अगर सब्ट्रैक्टेड फॉर्मेट में है, सब्ट्रैक्टेड आपने वहां पे वैल्यू देखी है, ठीक है, तो आपका ग्राफ बस नीचे शिफ्ट होगा उतने यूनिट से, और कुछ यहां पे आपको पता करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो कितना आसान हो जाएगा अगर आपको यहां पे कोई बोलता है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि sin x+1 का ग्राफ क्या होगा, या फिर sin x-1 का ग्राफ का यहां पे जो है कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ये या तो 1 यूनिट से पूरी तरह से ऊपर चला जाएगा या फिर ये 1 यूनिट नीचे आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही आपको यहां पे याद रखना था, और इसका अगर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बच्चे यहां पे प्रीवियस लेक्चर को एक बार जाके गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी देख लिया है वो कौन सा वाला है, जब हम यहां पे कांस्टेंट ऐड तो कर रहे हैं लेकिन x के साथ में ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं लेकिन x के साथ में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर चीजें फिर से मूव तो हो रही हैं, लेकिन इस बार देखो किस डायरेक्शन में मूव हो रही है। अगर आप यहां पे कोई पॉजिटिव वैल्यू के साथ में अपने एक्सप्रेशन को लिख रहे हो, जैसे कि यहां पर हमने एग्जांपल लिया था sin of x+π/4, तो मैं अगर यहां पे sin of x+π/4 लिख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि यार पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ग्राफ एक्चुअली नेगेटिव साइड में शिफ्ट हो गया है। यहां पे रेड ग्राफ मेरे ख्याल से सारे बच्चे समझ चुके होंगे, जिन्होंने भी यहां पे प्रीवियस लेक्चर देखा है वो ज्यादा और यहां पे रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये जो रेड ग्राफ है वो हमारा sin x का ग्राफ है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो इंडेंटिंग के थ्रू sin x का ग्राफ आपका रेड कलर का है, और हम यहां पे अब a की वैल्यू को अगर चेंज कर रहे हैं तो आपका ग्राफ किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, बस हम इस पर्टिकुलर एनिमेशन के थ्रू वो समझने की कोशिश करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर यहां पर नेगेटिव वैल्यूज की बात करोगे तो आपका ग्राफ अभी रेड के कंपैरिजन में कहां पर है, और पॉजिटिव वैल्यूज की बात करोगे तो रेड के कंपैरिजन में आपका ब्लू वाला ग्राफ कहां पर है। आपको ये चीज नोटिस करनी है और इसको याद रखना है, क्योंकि हम इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव के लिए देखो ग्राफ आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, और नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी देखना, नेगेटिव वैल्यूज के लिए आपका ग्राफ ऐसा लग रहा है रेड के कंपैरिजन में राइट हैंड साइड में है, ठीक है। तो यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, अगर हम कुछ ऐड करते हैं तो ग्राफ पीछे शिफ्ट होगा, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ग्राफ आगे शिफ्ट होगा। ऑलराइट, तो ये दो चीजें हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी देख ली थी। हमने ये पर्टिकुलर एग्जांपल का भी डिटेल में डिस्कशन कर लिया था कि sin of x+π/4 कैसा होगा, तो ये π/4 यूनिट्स पीछे होगा, ठीक है। π/4 यूनिट्स आपको ग्राफ को बस पीछे शिफ्ट करना है, तो ये आपका sin of x+π/4 वाला ग्राफ हो जाता है। और अगर आप ग्राफ को π/4 यूनिट्स आगे शिफ्ट करोगे तो sin of x-π/4 का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। क्या ये क्लियर हुआ सारे बच्चों को? एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन चाहिए। ऑलराइट, मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि हम जो यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे आगे चल के उसमें और बेहतर तरीके से इनको जो है यूज करके बताऊं, ठीक है। लेकिन आपको अगर यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ऑलरेडी मैं एक बार तो वैसे आपको दे चुका हूँ, ठीक है। आप प्रीवियस लेक्चर को बस जाके आपको क्लिक करना है और आप मुझे वहां पे बोलते हुए देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या इसके अंदर हमने डिस्कस किया था, क्यों इसके अंदर चीजें आगे पीछे हो रही है, ठीक है। चलो, लेकिन एक बार एक स्टेटमेंट में फिर से यहाँ पे बोल देता हूँ। जब आप यहाँ पे x+π/4 का ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे, लेट अस से आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होते हैं वो पता ही नहीं है, ठीक है। अभी तो हमने आपको बता दिया कि यहां पे अगर आप x+π/4 कर रहे हो तो आपको π/4 यूनिट्स पीछे शिफ्ट होना है। ये अगर मैंने नहीं बताया होता तो आप कैसे इसका ग्राफ बनाते? क्या उसके बाद अगर मैंने आपको नहीं बताया होता तो आप इसका ग्राफ नहीं बना पाते? तब भी बना पाते, ठीक है। लेकिन वहां पर आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती। जैसे कि आप यहां पे सोचते कि अगर मैं इसके अंदर -π/4 इनपुट डालूंगा तो क्या आउटपुट जनरेट होगा, तो -π/4 इनपुट डालने पे आप बोलते कि इस केस में आपका y का वैल्यू 0 होना चाहिए, क्योंकि यहां पे -π/4 π/4 कैंसिल होकर sin 0 कितना हो जाता, 0 के बराबर हो जाता। तो हमने यही लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम यहां पे एक्चुअली बिल्कुल जो बेसिक मेथड होता है ग्राफिंग का,
जो ग्राफ करने का बेसिक आइडिया होता है वो क्या है, एक्स के इनपुट सेलेक्ट करो, वाई के इनपुट सेलेक्ट करो और दोनों को कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर प्लॉट कर दो। अगर वो भी हम यहाँ पे यूज करेंगे तो भी हम अपना ग्राफ तो बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगता है। इसलिए हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस का सहारा लिया है, ताकि हम क्वेश्चंस में जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो अपने ग्राफ को जल्दी से प्लॉट कर पाएंगे। दैट इज द मेन रीजन टू लर्न ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। और जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ग्राफिकल अप्रोच to solve a problem is a very important concept that we need to learn। अगर हमें यहाँ पे एडवांस में अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ग्राफिकली बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जब आप यहाँ पे ये तो क्या है आपका -π/2, तो -π/4 यहाँ पे बीच में कहीं आएगा। जब आप -π/4 डालोगे तो आपको 0 मिलेगा, जब आप 0 डालोगे तो एक्चुअली आपको 1/√2 मिलेगा। जब आप π/4 डालोगे तभी आपको कितना मिल जाएगा, π/4 डालने पे ही आपको 1 के बराबर वैल्यू मिल जाएगी। एक बार चेक करके देख लो, यहाँ पे आपको डालना है π/4 कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। sin π/2 1 के बराबर होता है, ये एग्री कर रहे हैं सारे बच्चे। तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये जो लाल कलर का ग्राफ जा रहा है, ग्रीन कलर का ग्राफ बिल्कुल वैसा ही जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पीछे शिफ्ट हो गया है। ये ऐसा लगेगा जैसे कि π/4 यूनिट्स पीछे शिफ्ट हो गया है। वही तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन याद किया है। ठीक है, हमने ट्रांसफॉर्मेशन क्या याद किया है कि आप अगर इसके अंदर a ऐड करोगे तो यहां पर ये a यूनिट्स पीछे शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर a सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये उतने ही a यूनिट्स आगे हो जाएगा। अब क्लियर हुआ सारे बच्चों को? क्लियर हुआ? ऑलराइट, ग्रेट। तो यहाँ पे फिर से मेरे ख्याल से कुछ नए बच्चे हमारे साथ रेगुलरली कनेक्ट होते रहते हैं। ठीक है, जन्म पटेल यहाँ पर मेरे ख्याल से हमारे साथ एक बच्चा है जो मेरे ख्याल से यहाँ पे नया है। यहाँ पर समझने की बात क्या है बेटा कि ये जो है, ये जो क्लासेस हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, दीज आर फुल लेंथ लेक्चर्स। ठीक है, यहाँ पर हम कभी भी ये मान के नहीं चलते कि बच्चे यहाँ पे पहले से कुछ ना कुछ पढ़ के आए हैं और वो यहाँ पर इसको एज ए सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, वी ऑलवेज कंसिडर दैट स्टूडेंट्स आर डिपेंडिंग एंटायरली ऑन आवर लेक्चर्स फॉर देयर जे प्रिपरेशन एंड दैट इज व्हाट वी आर डिलीवरिंग हियर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इनिशियली जो है कंटेंट जो है अगर इजी लग रहा है देन यू कैन डेफिनेटली लुक फॉर द लेक्चर्स विच विल कम आफ्टर दिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे पहले से पढ़ के आ सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्योंकि बच्चों के ऊपर है नहीं, और मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि बच्चे अपने साइड से एफर्ट लगाएं और चीज़ों को पहले से समझने की कोशिश करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको समझना क्या होगा कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है 1 मिलियन स्टूडेंट्स के लिए जो बनती है वो क्या है कि हम यहाँ पे उनको बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ समझाएं। ठीक है, तो वही यहाँ पर चल रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है फ्लो के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। इस क्लास में जो हम पहली बार देख रहे हैं उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक फंक्शन का ग्राफ पहले से है, हमारे पास में sin x का ग्राफ पहले से है, लेकिन हम इसके अंदर कोई एक कांस्टेंट क्वांटिटी अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां पर अगर मैंने a मल्टीप्लाई किया तो मैं देखना चाह रहा हूं कि मेरा ग्राफ किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा, किस तरीके से चेंज होगा। ठीक है, तो आप यहां पर क्या सोच पा रहे हो कि क्या होगा क्या, अगर यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके साथ में कि y इज इक्वल टू, इस एंड पॉइंट का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, y इज इक्वल टू 2 sin x। ये जो एंड पॉइंट है ये क्या बता रहा है कि आपकी a की वैल्यू कितनी है। ठीक है, यहां पर आपकी बीच में a की वैल्यू 0 है, राइट मोस्ट में आपकी a की वैल्यू 2 है, लेफ्ट मोस्ट में आपकी वैल्यू आई गेस 0 के बराबर है ना, ऐसा कुछ है। तो बताओ जरा मुझे यहाँ पे कि अगर मैं अपना राइट मोस्ट वाला वैल्यू a का ले लूंगा तो मेरे पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनेगा y इज इक्वल टू 2 sin x। अगर y इज इक्वल टू 2 sin x है तो अगर मैं यहाँ पर अब π/2 के ऊपर वैल्यू नोटिस करूंगा कि x इक्वल टू π/2 पे क्या बनेगा, तो y की वैल्यू उस केस में 2 बनेगी। हमारे यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो गई, 2 टाइम्स हो गई है, जो sin x में एक्सपेक्टेड था। ऑब्वियस है कि नहीं, sin x जो आंसर जनरेट करेगा उसके अंदर हम 2 मल्टीप्लाई कर करके y की वैल्यू प्लॉट करेंगे। तो जब मैं यहाँ पे y की वैल्यू को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दूंगा तो मेरा ग्राफ भी यहाँ पे जो है ऐसा लगेगा जैसे कि ये स्ट्रेच हो गया है अबाउट y एक्सिस। क्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे फिर से देखते हैं इस एनिमेशन के थ्रू कि आप अगर यहाँ पर 0 के राइट हैंड साइड में हो, मतलब आप यहाँ पे कोई एक बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके अंदर। ठीक है, सो क्या होगा इस केस में, 0 के राइट हैंड साइड में, सॉरी यहाँ पर 1 के राइट हैंड साइड में, बीच में जो आ रहा है आपके पास में ये 1 है अब की बार। ठीक है, तो आप अगर 1 के राइट हैंड साइड में हो, मतलब आप यहाँ पे 1 से बड़ी क्वांटिटी अगर कोई मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका यहाँ पर जो ग्राफ है वो कैसा हो रहा है, देखो स्ट्रेच हो रहा है, क्योंकि इसमें y की वैल्यू ज्यादा आपको मिलेगी एज कंपेयर टू द रेगुलर sin x वाला वैल्यू। ठीक है, लेकिन आप अगर 0 और 1 के बीच में, मतलब आपको एक फ्रैक्शन क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हो जैसे कि 1/2, अगर आप 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो उस केस में क्या होगा, y की वैल्यू एक्चुअली हाफ होके आपको मिलेगी। ठीक है, तो उस केस में आपका जो हाइट है वो कंप्रेस हो गया है ऐसा लगेगा। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर आपका a मल्टीप्लाई करने वाला तरीका है, जो a मल्टीप्लाई करने वाला आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आपको कैसे याद रखना है। इस केस में आपका ग्राफ का बेसिक नेचर चेंज नहीं होता। देखो पहले भी यहाँ पे रेड कलर का ग्राफ भी आपका वेव्स बना रहा है साइन वाला, और आपका जो ब्लू कलर का ग्राफ है वो भी वेव्स ही बना रहा है, तो इसका बेसिक नेचर तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये या तो स्ट्रेच हो जाता है या फिर कंप्रेस हो जाता है अबाउट एक्स एक्सिस, सॉरी अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट स्ट्रेच एंड कंप्रेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर आपके सामने ये सवाल रखूं तो क्या हम यहाँ पे अब इसका ग्राफ बना सकते हैं? क्या हम यहाँ पे fx इज इक्वल टू 2 sin x एंड gx इज इक्वल टू 1/2 sin x का ग्राफ अब एक्चुअली प्लॉट करके बता सकते हैं किसी को?
बिल्कुल कर सकते हैं, काफी आसान काम है। यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें अपना जो ओरिजिनल ग्राफ है यहाँ पे रेड कलर का जो ग्राफ है ओरिजिनल किसका ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे, लेकिन ये बात तो है, ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको करना है तो आपको एक बेसिक जो ग्राफ इन्वॉल्व है, जो बेसिक फंक्शन इन्वॉल्व है, उसका तो आपको ग्राफिंग पहले से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिक फंक्शन जो इन्वॉल्व है वो साइन एक्स है, तो आपको साइन एक्स का ग्राफ तो यहाँ पर पता होना ही चाहिए। उसके बाद में आप यहाँ पे 2 sin x और हाफ sin x बनाने के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 sin x बनाने के बारे में सोचूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, जीरो पे तो देखो जीरो ही रहेगा, लेकिन जहां पर sin x 1 हो रहा है वहां पे 2 हो जाएगा आपका वैल्यू। जीरो पे तो जीरो ही रह रहा है, जहां पे sin x आपका -1 बनने की कोशिश कर रहा है वहां पर कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ग्राफ अब इस तरीके से स्ट्रेच्ड है, ऐसा आपको एक फील आएगी। क्लियर? ये आपका ब्लू वाला कलर का ग्राफ किसका हो गया, ये आपका 2 sin x का ग्राफ हो गया। लेकिन आप अगर हाफ sin x बनाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे कि 2 sin x में हुआ था। इस बार जब आप एक्चुअली sin x की वैल्यू 1 इमेजिन करोगे, मतलब π/2 के ऊपर, तो हाफ मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से आपको आधी वैल्यू मिलेगी इंस्टेड ऑफ 1, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपका ग्राफ जो है वो कंप्रेस हो गया, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया सारे बच्चों को? वेरी बेसिक, वेरी इजी ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी आर लर्निंग आउट हियर। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अभी तो हमने क्या किया था, अभी हमने एक क्वांटिटी मल्टीप्लाई करी थी, है ना, कहां पर, बाहर मल्टीप्लाई करी थी, fx में हमने यहाँ पे a मल्टीप्लाई किया था। ये हमारा थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट यहां पर हम जो पढ़ना चाहते हैं दैट इज कि अगर मैं यहाँ पे x के अंदर a मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा। दिस इज अवर फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन। x के अंदर हमने a मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब यहां पर हम किस तरह के ग्राफ्स बनाने की कोशिश करने वाले हैं। अगर मैं इस एक्सट्रीमिटी को देखूं तो मैं यहां पर बनाने वाला हूं साइन ऑफ 2 × x। साइन 2x का ग्राफ कैसे दिखाई देगा, तो ये पॉइंट जब आपका 2 पे आएगा तो आप यहाँ पे ब्लू कलर के ग्राफ को नोटिस कर सकते हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि वो कंप्रेस हो गया है। एक आपका जो यहाँ पे रेड कलर का ग्राफ है वो कंप्रेस हो गया है, तो हमें यहाँ पे साइन 2x का ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप इस एंड के ऊपर आओगे तो यहाँ पर ये इसकी a की वैल्यू क्योंकि 0.5 है, तो 0.5 मतलब कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पर आपको कौन सा ग्राफ विजुलाइज करने की जो है मिलेगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे विजुलाइज करने को मिलेगा साइन ऑफ x/2 का ग्राफ, ठीक है। सो एक बार फिर से देखते हैं, यहां पर बीच में आपके पास में कितना है, बीच में आपके पास में ऑब्वियसली 1 है, ठीक है। जैसे जैसे आप यहां पे 1 से राइट में जा रहे हो आपका ग्राफ कंप्रेस हो रहा है। आप 1 के लेफ्ट में जाओगे तो आपका ग्राफ धीरे धीरे स्ट्रेच होगा अबाउट, लेकिन अब की बार क्या, अबाउट एक्स एक्सिस। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये बताएं सारे बच्चे पहले। ऐसा क्यों हो रहा है कि यहां पर बड़ी वैल्यू डालने पे कंप्रेस हो रहा है। ए की वैल्यू जब आपने बड़ी यूज करी है तो कंप्रेस हो रहा है, और जब आपने छोटी वैल्यू यूज करी है 1/2 यूज किया है तब ये ग्राफ क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। बड़ी वैल्यू पे कंप्रेस हो रहा है और छोटी वैल्यू पे एक्सपांड हो रहा है, क्योंकि यहां पर साइन को क्या लगेगा दैट विल मैटर अ लॉट, ठीक है। तो साइन 2x में जब आप सोचोगे कि आपने अगर π/2 डाला है, आपने अगर x की वैल्यू π/2 डाली है तो साइन 2x क्या जनरेट करेगा। जो आपने π/2 डालोगे तो आपको बेसिकली साइन के अंदर पाई मिलेगा, और इसीलिए उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखो, जब ये एक्सट्रीमिटी पर आएगा तो इस डॉट पे आपको 0 मिलेगा, यहां पर आपको 0 मिल रहा है, क्योंकि ये बेसिकली बन क्या रहा है, x = π/2, x = π/2 डालने पर आपको साइन के अंदर कितना मिल रहा है, 2 टाइम्स ऑफ π/2 विच इज इक्वल टू साइन पाई एंड विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर जो पाई पे वो हरकत करता था, वो हरकत अब वो कहां कर रहा है, π/2 पे ही करना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि उसको 2 की हेल्प मिल रही है, उसको 2 की हेल्प मिल रही है ताकि वो जल्दी जल्दी अपने आउटपुट जनरेट कर पाए। तो पाई पे जो आउटपुट जनरेट होना चाहिए था वो उसने π/2 पे ही जनरेट कर दिया, इसलिए आपको यहां पे ऐसा लग रहा है कि ग्राफ ज्यादा फ्रीक्वेंसी से ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ग्राफ आपका कंप्रेस हो गया। लेकिन यहां पे अगर ये जो 2 है ये गलत तरीके से उसकी हेल्प कर रहा है, मतलब हेल्प नहीं कर रहा है, और उसका जो है यहाँ पे जो है क्रिएशन वो डिले कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर π/2 डालूंगा तो इसको लगेगा कि π/4 तक ही पहुंचा हूं मैं अभी। अगर मैं इसके अंदर पाई डालूंगा तो इसको लगेगा मैं π/2 तक ही पहुंचा हूं, ठीक है। इसलिए यहां पर देखो क्या हो रहा है, जब आप यहां पर पाई डालोगे तो आपको 1 मिलेगा, जब आप पाई डालोगे तो आपको 1 मिलेगा, इज दैट राइट, ठीक है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है, और इसी चीज को अगर मैं प्लॉट करने की कोशिश करूं तो क्या बहुत ही आसान है मेरे लिए इस बात को समझना कि आपके पास में साइन 2x का वैल्यू कितना बने प्लॉट होगा और साइन ऑफ x/2 का वैल्यू किस तरीके से प्लॉट होगा, ठीक है। तो साइन 2x अगर आपको प्लॉट करना है तो आपको यहां पर जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने दिखाया है, जिस तरीके से आपको यहां पे बात समझ में आई है, आपको क्या पता चला है कि आपका ग्राफ ऐसा होगा साइन 2x का जैसे कि वो साइन x के कंपैरिजन में कंप्रेस हो गया है। कितने टाइम्स कंप्रेस हो गया है, 2 टाइम्स कंप्रेस हो गया है, ठीक है। तो अगर चीजें 2 टाइम्स कंप्रेस हो जाएंगी तो आपको π/2 के ऊपर क्या मिलेगा, जैसे कि पाई वाली वैल्यू जनरेट हो रही है, ठीक है। तो आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, 0 से ये 1 पे बहुत पहले पहुंच जाएगा, π/4 पे ही वो 1 बना देगा, उसके बाद में
ये इस तरह से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ हो गया, आपका मतलब 0 से पाई में ही एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। इसी को हम अगर रिपीट कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट साइकिल भी कंप्लीट हो जाएगा आई गेस, ठीक है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपका ग्राफ आगे बढ़ते रहेगा। ये आपका किसका ग्राफ है ना, काफी जो है इंप्रूवमेंट की जरूरत है शायद इस ग्राफ में, उसको भी कर लेते हैं। ऑलराइट, तो आप यहाँ पर इसको फिर से ऊपर ले जाओगे, फिर यहाँ पे नीचे लाओगे, और यहाँ नीचे लाने के बाद फिर से इसको ऊपर ले जाओगे। ऑलराइट, सो ये आपका हो गया sin 2x का ग्राफ। और sin x/2 का ग्राफ कैसे होगा? sin x/2 के ग्राफ में आपको ऐसा लगेगा जैसे चीजें आपकी स्ट्रेच हो गई हैं, आपकी चीजें स्ट्रेच हो गई हैं। मतलब जब आप पाई डालोगे तो ऐसी वैल्यू जनरेट होगी जैसे कि π/2 डला है, ठीक है। पाई डालने पर ऐसी वैल्यू जनरेट होगी जैसे कि π/2 डला है, 2π डालने पर ऐसी वैल्यू जनरेट होगी जैसे कि पाई डला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा स्ट्रेच, ठीक है। और उसी तरीके से यहां पर भी आपको एक स्ट्रेच नजर आएगा, -π के ऊपर आपको -1 नजर आएगा, और -2π के ऊपर ऐसा लगेगा जैसे पाई वाली यहां पर आपकी साइकिल कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है यहां पर कि हम यहां पे अगर डिवाइड कर रहे हैं तो चीजें स्ट्रेच हो रही हैं, और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो चीजें कंप्रेस हो रही हैं। दिस इज अवर ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 4। अगर मैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखूं इसके अंदर क्या है, तो यहां पर अब हम माइनस मल्टीप्लाई करके देखना चाह रहे हैं कि माइनस मल्टीप्लाई करने से होगा क्या। अगर मैं फंक्शन के अंदर माइनस मल्टीप्लाई करता हूं तो आप यहां पे सोच पा रहे हो कि यार जब पॉजिटिव होंगी चीजें वो नेगेटिव हो जाएंगी, जो नेगेटिव होंगी चीजें वो पॉजिटिव हो जाएंगी। मेरे पास अगर sin x का वैल्यू किसी पॉइंट पे अगर पॉजिटिव है तो इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से माइनस एक्स्ट्रा क्योंकि उसके आगे लग गया है, तो उस पर्टिकुलर x पे अब मेरा आंसर नेगेटिव हो जाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहां पे π/2 की बात करूं, ठीक है, अगर मेरे पास में fx जो है वो sin x है, तो मेरे पास ऑलरेडी एक दिमाग में पिक्चर बन रहा है कि sin x का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। अगर मैं यहां पर माइनस sin x बनाने के लिए आपको बोलूं तो आप ये बोलोगे कि अब π/2 के ऊपर -1 बनेगा, और 3π/2 जहां पे sin x -1 होता है वहां पे अब +1 बनेगा। मतलब यहां पे होगा क्या, चीजें बेसिकली फ्लिप हो जाएंगी अबाउट x एक्सिस। आपको ऐसा लगेगा कि ओरिजिनल ग्राफ को आपने घुमा दिया है x एक्सिस के अबाउट, और आप अगर इतना सा एक स्टेटमेंट भी याद रखोगे तो आगे से आपको -fx के बारे में कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार में अपने ग्राफ तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो देखो यहां पर अगर मैं इस बार cos x का एग्जांपल लूं तो क्या होगा, मैं यहां पे ड्रॉ करके देखना चाह रहा हूं माइनस ऑफ cos x, तो उसके लिए मैंने यहां पे बेस वर्क जो है पहले से करके रखा है। यहां पर मेरे पास में जो ग्राफ है वो cos x का ग्राफ है। cos x का ग्राफ कैसे बनता है वो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अब जब मैंने उसके आगे माइनस लगा दिया है तो चीजें क्या होंगी, फ्लिप हो जाएंगी अबाउट x एक्सिस, और इसलिए आपका ग्राफ कैसे बनना चाहिए, आपका ग्राफ इस तरीके से बनना चाहिए। इज दैट राइट? यहां पर आप अगर इसको x एक्सिस को पकड़ के अगर घुमा दोगे तो ग्राफ भी उसके साथ में घूम जाएगा, और आपको इस ग्रीन कलर का ग्राफ फाइनली नजर आएगा, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ माइनस cos x। आपको बस फ्लिप करना होता है चीजों को अबाउट x एक्सिस। लेकिन अगर मैं इसका दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन देखूं, इसी का भाई देखूं, जहां पर आपने x के अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर दिया है, अगर आपने x के अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर दिया है तो इस बार भी चीजें फ्लिप तो होंगी लेकिन y एक्सिस के अबाउट फ्लिप होंगी। इस बार भी चीजें फ्लिप होंगी लेकिन y एक्सिस के अबाउट फ्लिप होंगी, y एक्सिस के अबाउट फ्लिप होंगी, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जब आप इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू डालोगे ना तो फंक्शन को लगेगा कि नेगेटिव वैल्यू डाली है, तो नेगेटिव में जो काम करता था अब वही काम वो पॉजिटिव के लिए करेगा। 11 पॉइंट समझ में आ सारे बच्चों को। अगर मैं अपना फंक्शन मान के चलता हूं, यहां पे फंक्शन है मेरे पास में sin x, ठीक है, और मैं अगर यहां पे बनाना चाहता हूं sin ऑफ -x, तो यहां पर सोच के देखो एक बार क्या होगा। अगर मैं इसके अंदर x की वैल्यू π/2 डालूंगा तो साइन को तो क्या मिलेगा, साइन को तो -π/2 मिलेगा ना, जो उसको लेफ्ट हैंड साइड में मिलता था पहले ओरिजिनल फंक्शन को -π/2 पे जो आउटपुट देने की आदत थी। अब ये जो नया फंक्शन हमारा बना है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में वो π/2 पे वो पर्टिकुलर वैल्यू जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी का रिवर्स करूं, अगर मैं इसके अंदर x की वैल्यू -π/2 डालूं तो साइन को तो अब क्या मिलेगा, साइन को उस केस में +π/2 मिलेगा। मतलब यहां पर जो पहले लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा था, जो y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट्स थे वो जो आंसर जनरेट कर रहे थे वो अब आपको बेसिकली ऐसा लगेगा जैसे कि अब पॉजिटिव साइड जाने के बाद में जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज टेलिंग अस कि यहां पे आपको y एक्सिस के अबाउट चीजों को फ्लिप करना होगा अगर ऐसा कोई आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला जा रहा है तो, ठीक है। एक बार फिर से इसको अप्लाई करके देखते हैं हमारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन के ऊपर। साइन ऑफ -x कैसे बनेगा, एक बार इसको अच्छे से बना के देख लेते हैं, ठीक है। आपके पास में यहाँ पे जो फ्रेमवर्क बेसिकली दिख रहा है वो किसका है, sin x का फ्रेमवर्क है। अगर आप sin x को ट्रांसफॉर्म करके साइन ऑफ -x बनाना चाह रहे हो
ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले बेसिक मेथड से करके देखते हैं और ये देखते हैं कि यार एक्चुअली वाई एक्सिस के अबाउट फ्लिप करके भी सेम ग्राफ बनता क्या है ना। ये सिंपल होता है काफी सोचना, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि एक बार आप इस फंक्शन का ग्राफ खुद से बना के देख लो। आप इसके अंदर अगर 0 डालोगे तो कितना बनेगा, 0 डालोगे तो 0 बनेगा। आप अगर इसके अंदर π/2 डालोगे तो कितना बनेगा, साइन ऑफ -π/2 वाला आंसर जनरेट होगा विच इज इक्वल टू -1। तो आप एक्चुअली π/2 डालने पे -1 जनरेट कर रहे हो, पाई डालने पे क्या होगा, साइन ऑफ -π भी कितना होता है, साइन ऑफ -π भी 0 ही होता है, ठीक है। तो पाई डालने पे भी आपका 0 जनरेट होगा। अच्छा, नेगेटिव साइड आ जाते हैं। जब मैं इसके अंदर -π/2 डालूंगा तो होगा क्या, जब इसके अंदर -π/2 खुद डालूंगा तो एक और माइनस, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से था इसलिए sin π/2 बनेगा। sin π/2 बनेगा मतलब आपके पास यहाँ पे वैल्यू +1 के बराबर आएगी, ठीक है। -π डालने पे sin π की वैल्यू 0 आएगी। तो आपका इस बार जो ग्राफ आ रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। और क्या आप अगर इस रेड कलर के ग्राफ को बस कुछ नहीं करते, वाई एक्सिस के अबाउट बस फ्लिप कर देते, तो भी क्या यही ग्राफ बनता जैसा अभी यहां पर आपका ग्रीन ग्राफ बना हुआ है। एक बार बस इस चीज को एनालाइज कर लो। हाँ, तो ये बिल्कुल बनता। आप अगर रेड ग्राफ को ऐसा घुमा देते वाई एक्सिस के अबाउट, तो आपका ये वाला जो पोर्शन है इस साइड आ जाता है, ये वाला पोर्शन इस साइड आ जाता। मतलब एग्जैक्टली ऐसा ग्राफ बनता। मतलब ये जो हम यहाँ पे स्टेटमेंट याद कर रहे हैं ये वर्क करेगा। तो किसी क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़ेगी साइन ऑफ -x बनाने की या किसी भी फंक्शन के अंदर -x डाल के ग्राफ बनाने की, तो हम ओरिजिनल फंक्शन के ग्राफ को बस वाई एक्सिस के अबाउट फ्लिप कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। दिस इज अवर 6th ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने यहां पर क्या क्या देख लिया अभी। अगर हम कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अंदर और बाहर, अगर हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर और बाहर, अगर हम यहां पे माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर और बाहर, ऐसे हमने 6 अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन अभी देख ली हैं। नेक्स्ट यहां पे जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपका दैट इज अबाउट मॉड। मॉड हमने यहां पे बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है। एक बार फिर से सोच के देखो। हाँ, यहाँ पर अमृता इज सेइंग कि सर साइन ऑफ -x इज सेम एज -sin x। तो यहाँ पर हम एक्चुअली x एक्सिस के अबाउट भी रिफ्लेक्ट करते तो भी चलता। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। हम यहाँ पे ऑलरेडी जानते हैं कि साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू -sin θ। तो इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग साइन ऑफ -x, आप अगर यहाँ पे -sin x ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो भी आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का ग्राफ पक्के से मिल जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे -f(x) के लिए क्या बोला था कि आपने ग्राफ को रोटेट करना चाहिए x एक्सिस के अबाउट। तो आप अगर यहाँ पे रेड कलर के ग्राफ को x एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। बट दिस इज पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, क्योंकि आपका साइन ऑफ -x इज एक्चुअली इक्वल टू -sin x। इज दैट राइट? क्लियर हो गया? ग्रेट। चलो, तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर हमें जो करना है दैट इज फॉर मॉड, कि अगर मैं किसी फंक्शन के ऊपर मॉड लगा दूंगा तो क्या होगा। तो मॉड का जो यहां पर बेसिक आइडिया है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बहुत डिटेल में यहां पर हमने मॉड का डिस्कशन कर लिया है। किसी बच्चे का अगर छूट गया तो उसने फंक्शंस नाम का जो प्लेलिस्ट है क्लास 11th में उसको अच्छे से देखना चाहिए। उसके अंदर मॉड है, लॉग है, और भी इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग फंक्शंस होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, उन सभी का डिस्कशन हमने उस पर्टिकुलर फंक्शंस नाम के प्लेलिस्ट के अंदर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं कि fx के ऊपर अगर कोई मॉड लगा देगा तो आप उसका ग्राफ आसानी से कैसे बना सकते हो, ठीक है। fx के ऊपर अगर मॉड लग जाएगा तो हम उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको आई गेस एक एग्जांपल के थ्रू ही मैं बताता हूं यहां पे कि अगर मैं यहां पे बनाना चाह रहा हूं मॉड ऑफ sin x, अगर मैं बनाना चाह रहा हूं मॉड ऑफ sin x, तो उसके लिए फिर से यहां पर sin x का तो ग्राफ मेरे पास में होना चाहिए, sin x का अंडरस्टैंडिंग मुझे होना चाहिए, तभी मैं यहां पे ट्रांसफॉर्म करके मॉड ऑफ sin x बना पाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर जो रेड कलर का ग्राफ दिख रहा है वो आपका स्टैंडर्ड sin x का ग्राफ है। अगर इसके ऊपर मॉड लगाओगे तो होगा क्या कि मॉड की आदत हमें पता है, जब भी साइन यहां पे नेगेटिव वैल्यू जनरेट करेगा मॉड बोलेगा नहीं, मैं तो तुमको पॉजिटिव करके रहूंगा, ठीक है। नेगेटिविटी तो हमको चाहिए नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो साइन एक्स की वैल्यू जब पॉजिटिव है तब मॉड बोलेगा चलो ठीक है, यू आर ओके, ठीक है। तो जब मॉड की वैल्यू पॉजिटिव है तब आपका यहां पर जो ग्राफ बन रहा है वही ग्राफ बनते रहेगा। लेकिन जैसे ही साइन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी मॉड को हो जाएगी परेशानी। मॉड बोलेगा कि नहीं, अब तुम नेगेटिव हो गए हो लेकिन मेरे चलते तुमको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो होगा क्या, जहां पर आपका ओरिजिनल साइन का वैल्यू -1 आ रहा था, मॉड होने की वजह से वो वैल्यू अब क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। जहां पर आपका यहां पर भी -π/2 पे साइन का वैल्यू -1 हो रहा था, मॉड होने की वजह से ये कितना हो जाएगा, +1 के बराबर। तो जहां पॉजिटिव है वहां पर तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पे निगेटिव है वो चीजें अब कहां आ रही है, एक एक करके ऊपर आ रही हैं, ठीक है। इसीलिए आपको क्या लगेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने नीचे वाले चीजों को पलट दिया है ऊपर। जो भी चीजें एक्स एक्सिस के नीचे हैं आपको ऐसा लगेगा कि आपने उनको पलट दिया है एक्स एक्सिस के अबाउट ऊपर, ठीक है। और इसलिए आपका ग्राफ फाइनली कैसे बनेगा, ये तो ऊपर था वो ऊपर ही रहेगा, फिर ये नीचे वाला भी ऊपर आ गया, जो ऊपर था वो ऊपर ही रहेगा, ये नीचे वाला भी ऊपर आ गया, जो ऊपर था वो ऊपर ही रहेगा,
ठीक है, और आपका sin x का मॉड का ग्राफ इस तरीके से आपको नजर आएगा, जैसे कि यहां पर मैंने ग्रीन ग्राफ से ड्रॉ करके बताया है। ठीक है, नीचे वाली चीजें ऊपर जाएंगी। इसका एक बेसिक इंट्यूशन अगर डेवलप हो गया तो इसका स्टेटमेंट आपको याद कैसे करना है। ठीक है, रिफ्लेक्ट ओनली द पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस अबाउट एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्ट ओनली द पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, ये अगर आप करोगे तो आपको यहां पे मॉड ऑफ एफ एक्स या फिर मॉड ऑफ साइन एक्स, जैसे कि इस एग्जांपल में हम बात कर रहे हैं, उसका ग्राफ आपको ड्रॉ करते आ जाएगा। ठीक है, इज दैट राइट? मॉड ऑफ साइन एक्स। तो अब यहां पर आपको पैटर्न अगर समझ में आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट में क्या डिस्कस करना चाह रहा हूं। अगर मैंने आपके साथ में एक ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किया है जिसके अंदर मैंने एफ एक्स के ऊपर मॉड लगाया, तो नेक्स्ट किसका नंबर आना चाहिए? जब मैं एक्स के ऊपर मॉड लगा दूंगा। पहले हम बाहर चेंजेस करते हैं, फिर हम अंदर चेंजेस करते हैं। पहले हमने प्लस माइनस ए बाहर किया था, साइन एक्स +1 बनाया था, साइन एक्स -1 बनाया था। उसके बाद हमने चेंजेस अंदर किए थे, एक्स के साथ में चेंजेस किए थे। ठीक है, तो ये सारे आपको जो है याद करने में हेल्प करेंगे अगर आप यहां पे पैटर्न नोटिस करोगे कि आपको कितने अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस याद करने हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑब्वियसली, हमने पहले यहां पे बाहर मॉड लगा दिया, अब हम अंदर मॉड लगाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं अंदर मॉड लगाऊंगा तो मुझे यहां पे किस तरह का ग्राफ मिलेगा। अंदर मॉड लगेगा तो यहां पे एक बार सोच के देखो कि होगा क्या अगर अंदर मॉड लग गया। अगर अंदर मॉड लग जाएगा देन इन दैट केस जब आप नेगेटिव वैल्यू इनपुट डालोगे, जब आप नेगेटिव वैल्यू इनपुट डालोगे, फंक्शन को पता ही नहीं चलेगा कि आपने नेगेटिव डाला था, क्योंकि मॉड क्या करेगा, मॉड उसको पॉजिटिव बना के फिर फंक्शन को देगा। ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है? मैंने अगर इसके अंदर -1 डाला, मैंने अगर इसके अंदर -1 डाला तो मॉड उसको कर देगा +1, तो फंक्शन को मिलेगा कि आप यहां पे 1 पे वैल्यू बताओ, तो 1 पे जो वैल्यू बता रहा था वो -1 पे भी अब वही वैल्यू बताएगा। ठीक है, सो यहां पर इसका मतलब जो नेगेटिव इनपुट पे आपका ग्राफ बन रहा था वैसा ग्राफ तो बनने ही नहीं वाला, कुछ और ही आ जाएगा। और कौन सा वाला पोर्शन आ जाएगा? जो आपके पॉजिटिव वैल्यूज जनरेट कर रहे थे वैल्यूज, वही वैल्यूज अब नेगेटिव वाले आंसर्स भी, नेगेटिव वाले इनपुट्स भी जनरेट करेंगे। फिर से अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है, एक बार एग्जांपल के थ्रू इसको समझ के देखते हैं कि साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनना चाहिए। साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनना चाहिए। ठीक है, इसको देखो एक बार। तो पहली बात तो हमें यह पता है कि अगर मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी जा रही है तो मॉड को कोई दिक्कत ही नहीं, मॉड नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि मॉड का काम ऑलरेडी हो चुका है, पॉजिटिव क्वांटिटी है वो अपने आप में। और यहां पर एक्स पॉजिटिव कहां पर है? एक्स पॉजिटिव है वाई एक्सिस के राइट में। तो वाई एक्सिस के राइट में जो भी आपके इनपुट हैं वो उसी तरीके से आउटपुट जनरेट करेंगे जैसे कि विदाउट मॉड कर रहे थे, क्योंकि π/2 डालने पे क्या होगा, मॉड ऑफ π/2 तो π/2 ही होता है, तो साइन π/2 ही बनेगा। पाई डालने पे क्या होगा, पाई वाला ही आंसर आएगा, 3π/2 पे 3π/2 वाला ही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में जो ग्राफ वाई एक्सिस के राइट में बन रहा है वही ग्राफ कंटिन्यू कर दो, कोई इसके अंदर चेंज नहीं आएगा। लेकिन अब मैं अगर डिस्कशन करता हूं नेगेटिव इनपुट का, अगर मैं इसके अंदर -π/2 डालूंगा तो होगा क्या? अगर मैं इसके अंदर -π/2 डालूंगा तो मॉड उसको कर देगा +π/2 और साइन की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, +1 के बराबर। साइन की वैल्यू हो जाएगी यहां पे +1 के बराबर। यहां पर अगर मैं देखूं कि नेगेटिव पे क्या क्या मेरे आउटपुट्स आ रहे थे तो वो पूरी तरह से वेस्ट है डिस्कशन, क्योंकि आने दो, नेगेटिव पे कुछ भी आने दो, है ना। अपने ओरिजिनल ग्राफ में नेगेटिव वैल्यूज इस तरीके से आउटपुट जनरेट कर रही थी, लेकिन क्योंकि अब मेरे नेगेटिव इनपुट डालने पर फंक्शन को तो नेगेटिव मिल ही नहीं रहा, फंक्शन को तो पॉजिटिव ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए पूरी तरह से यूजलेस है, ये साइड हमारे लिए यूजलेस है, इसको आप हटा दो तो भी चलेगा। ठीक है, अच्छा फिर यहां पे काम क्या करेगा, जब आप इसके अंदर -π/2 डालोगे तो एग्जैक्टली π/2 वाला ही आउटपुट जनरेट होगा मॉड की वजह से। तो π/2 वाला आउटपुट कहां है, यहां है, वही आउटपुट यहां आ जाएगा। ठीक है, वैसे यहां पे एक बार फिर से सोच के देखो, जब आप यहां पे -3π/2 डालोगे, -3π/2 आपने डाला तो था लेकिन मॉड ने उसको कर दिया +3π/2, तो साइन 3π/2 कितना होता है, साइन 3π/2, तो यहां से आप देख पा रहे हो कि वो तो -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो आपका यहां पे इस बार ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से आएगा। अब अगर मुझे ये ग्राफ मिल रहा है तो क्या मैं इसके लिए कोई एक स्टेटमेंट याद करके आगे से ये मेहनत बिना किए ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। मैं यहां पर क्या बोलूंगा कि आप अगर f ऑफ मॉड x बनाने की कोशिश कर रहे हो, f ऑफ मॉड x है ना, यहां पे साइन ऑफ मॉड x है, हम इन जनरल बात कर रहे हैं। अगर मैं f ऑफ मॉड x यहां पे प्लॉट करना चाहता हूं तो मैं ऐसा करता हूं कि y एक्सिस के राइट में जो भी मैंने प्लॉट करके रखा था ना ओरिजिनल फंक्शन में, वो तो यूज वैसे ही कर लूंगा। जो नेगेटिव साइड वाला ग्राफ था उसको तो मैं हटा ही दूंगा, यहां पे लाल वाला ग्राफ बिल्कुल वेस्ट है, इसको हटा दो।
अब जो आपके पास में वाई एक्सिस के राइट में बचा है ना, उसी को रिफ्लेक्ट कर दो वाई एक्सिस में। क्या आपको लग रहा है ऐसा कि ये जो राइट साइड में ग्राफ बना हुआ है, अगर वाई एक्सिस मिरर जैसा काम करेगा तो उसका इमेज एग्जैक्टली जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए वैसा ही बन रहा है ना। तो यही आपको ट्रांसफॉर्मेशन याद करना है कि हम यहां पे एफ ऑफ मॉड एक्स में क्या स्टेप्स याद करेंगे। एफ ऑफ मॉड एक्स अगर आपको यहां पे डायरेक्टली प्लॉट करना है तो हम यहां पे अपना नेगेटिव पोर्शन को पहली बात तो भूल जाएंगे। कीप ओनली द पोर्शन राइट ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कीप ओनली द पोर्शन राइट ऑफ वाई एक्सिस, उतना ही रखो। एंड देन रिफ्लेक्ट इट अबाउट वाई एक्सिस कीपिंग ओरिजिनल पोर्शन इंटैक्ट। ओरिजिनल पोर्शन तो रहना चाहिए, लेकिन आप एक्स्ट्रा इमेज भी अपने ग्राफ में ऐड कर दो ताकि आपको एंटायर एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ मिल जाए। इज दैट राइट? क्लियर हो गया? ग्रेट, ऑल राइट। तो यहां पर जितने भी बच्चे आएंगे सारे बच्चों को यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ चुका है। हमने यहां पे टोटल कितने ट्रांसफॉर्मेशंस कर लिए? 8 ट्रांसफॉर्मेशंस कर लिए। एक ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर मैंने अलग से लिखा नहीं है, लेकिन वो हम समझ चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं। कौन सा? 1/fx वाला। अगर मुझे fx का ग्राफ बनाते आता है तो क्या मैं 1/fx का भी ग्राफ बना सकता हूं? ये हमने डिस्कस कर लिया है, क्योंकि मैंने आपको कोसेक का ग्राफ बनाना सिखाया है, मैंने आपको कॉट का ग्राफ बनाना सिखाया है, मैंने आपको सीकेंड का ग्राफ बनाना सिखाया है। तो मैंने वो जो डिस्कशंस किए थे वो किसकी मदद से किए थे? वो मैंने साइन, टैन और कॉस की मदद से किए थे। ठीक है, कि क्योंकि आपको साइन का ग्राफ आता है इसलिए अब आप यहां पे थोड़े से चेंजेस करके कोसेक का ग्राफ खुद से बना सकते हो। ठीक है, तो वो भी अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है जो हम आगे चल के एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए मेरे ख्याल से इतने जो हमने ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं वो काफी सफिशिएंट है हमने। लेकिन अब क्या समझना चाहिए कि इनके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे। अगर मैं यहां पे इतने सारी मेहनत कर रहा हूं ग्राफ समझने की, तो क्या मुझसे पूछा क्या जाएगा? ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू डू वन वेरी इजी क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें सारे बच्चे। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 2 sin x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। 2 sin x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका आंसर क्या निकल के आएगा? जस्ट ट्राई इट आउट। 2 sin x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, आप इसको ग्राफिकली समझ के इसका आंसर लेके निकाल सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर ग्राफिकल अप्रोच यूज करना जरूरी हो जाता है। आगे चल के आपको ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें हम मल्टीपल अप्रोचेस सजेस्ट कर सकते हैं। एक आपकी एनालिटिकल अप्रोच हो सकती है जिसके अंदर आप जो है कैलकुलेशन करके आंसर निकाल रहे हो, या फिर एक आपकी ग्राफिकल अप्रोच हो सकती है जिसके अंदर आप ग्राफ बना के आंसर निकाल रहे हो। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे ग्राफिकली ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हम यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का बेसिक आइडिया क्या होता है वो भी समझना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे रेगुलरली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उन्होंने अगर मेरे मॉडुलस फंक्शन के क्लासेस अटेंड किए होंगे तो उन्होंने ऑलरेडी ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या कैसे निकलता है और उसका डिटेल अंडरस्टैंडिंग मॉडुलस के क्वेश्चन के थ्रू पहले से समझा हुआ होगा। ठीक है, लेकिन जो बच्चे यहाँ पर नए हैं जिन्होंने अभी यहाँ पे मॉडुलस, लॉग और वो सारे फंक्शंस के चैप्टर्स अभी देखे नहीं है, उनको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने का बेसिक अप्रोच क्या होता है। ठीक है, तो कभी भी कोई आपसे अगर इस तरह का एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोल रहा है जो आपको फर्स्ट गो में सॉल्व करते नहीं आएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका ग्राफिकल अप्रोच इस तरीके से बनाते हैं कि हम ऐसा बोलेंगे कि आप अलग से y इज इक्वल टू LHS का एक ग्राफ बना लो और आप अलग से y इज इक्वल टू RHS का भी ग्राफ बना लो। y इज इक्वल टू LHS का ग्राफ बना लो, y इज इक्वल टू RHS का ग्राफ बना लो। ठीक है, अब यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये कैसे दिखाई देगा? y इज इक्वल टू 2 sin x का ग्राफ बना लो जो हमें बनाते आता है, और y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बना लो। ये भी हमें बनाते आता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, ये हमें याद है पहले से, स्टेप फंक्शन के बारे में हमें पता है। ठीक है, किसी को नहीं पता तो यहां पे दिक्कत है, उसको यहां पे थोड़ा सा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पता कर लेना चाहिए। ओके, सो अब यहां पर अगर मैं y इज इक्वल टू LHS का ग्राफ अलग से प्लॉट कर लूं और y इज इक्वल टू RHS का ग्राफ अलग से प्लॉट कर लूं, और उनके ग्राफ में जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं अगर मैं उनको काउंट करूंगा तो ग्राफिकली मेरे सॉल्यूशंस ही होंगे। ये आपको वैसे पता है क्योंकि आपने बचपन में क्लास 9th में शायद, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को प्लॉट करना सीखा था। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, आपके पास में जैसे सबसे बेसिक सा जो एग्जांपल होता है वो यही होता है, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। आप जब इन दोनों को प्लॉट करते हो तो ये दोनों लाइंस कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती हैं। जो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही क्या है? साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है।
साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। ये वाली बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली वही चीज हम यहां पे करना चाह रहे हैं, है ना। यहां पर भी हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो हैं उनको ग्राफिकली इंटरसेक्शन पॉइंट के थ्रू काउंट करके आंसर निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। यहां पर बच्चे आंसर बता रहे हैं 2। इज दैट राइट? इज दैट राइट? 2 इज दैट द करेक्ट आंसर? एक बार फिर से देखते हैं। यहां पर एक बार ग्राफ आपको बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा। यहां पे मैं एक बार पूरी कोशिश करूंगा बहुत अच्छा ग्राफ बनाने की, लेकिन क्योंकि बहुत अच्छा ग्राफ बनता नहीं है ना, स्पेशली बोर्ड के ऊपर, कॉपी के ऊपर तो आप यहां बहुत अच्छे से बना सकते हो। तो हम एक बार इसका फेयर फिगर भी देख लेंगे, लेकिन बाद में देखेंगे। पहले अपने साइड से बेस्ट पॉसिबल यहां पे ग्राफ बनाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ठीक है। मुझे क्या यहां पे y = 2 sin x बनाते आ गया है? यस, एग्जैक्टली यही तो एग्जांपल हमने अभी प्लॉट किया था। सो आई डोंट थिंक कि इसके अंदर किसी को दिक्कत आएगी, तो उसको मैं डायरेक्टली यहां पे प्लॉट कर रहा हूं। 2 sin x मतलब आपका यहां पे ऐसा स्ट्रेच्ड आउट ग्राफ होगा, ठीक है। इस तरह से स्ट्रेच्ड आउट होगा ग्राफ। तो यहां पर आपका जो मैक्सिमम हाइट आएगा वो 2 के बराबर आएगा, 1 भी आएगा बीच में कहीं ना कहीं, है ना। किस पॉइंट पे आएगा बाद में देखेंगे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आएगा, बीच में 1 भी आएगा, ठीक है। और वैसे ही यही जो सेम स्ट्रेच वाला ग्राफ है ये आपका कंटिन्यू हो जाएगा इस साइड भी, ठीक है। ओके, सो ये इस टाइप से कंटिन्यू हो रहा है, पीछे तक जा रहा है, और ये हमारा 2 sin x का ग्राफ बन गया। जैसे कि मैंने आपको बोला था, क्योंकि हमें अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस पता है, तो हम यहाँ पे अलग से कोई कैलकुलेशंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम वो ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके अपने ग्राफ को पहले बार में प्लॉट कर लेंगे। तो ये 2 sin x का ग्राफ हो गया, मैंने स्ट्रेच कर दिया sin x के ग्राफ को 2 यूनिट से, ठीक है। ऑलराइट, तो इसका मतलब आपके मार्किंग्स चेंज नहीं हुए, ये अभी भी आपका पाई है, ये अभी भी आपका 2 पाई है। y एक्सिस के अबाउट क्योंकि मैंने स्ट्रेच किया है, ये माइनस पाई है, ये -2 पाई है। अब मुझे इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर प्लॉट करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर प्लॉट करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के लिए तो यहां पर ये x एक्सिस के ऊपर जो नंबर्स लिखे हैं ये वेस्ट है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? उसके लिए तो मुझे 0, 1, 2, 3 इस टाइप के मार्किंग्स चाहिए होते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इसी नंबर लाइन के ऊपर 0, 1, 2, 3 भी मार्क करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पाई की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है हमें, है ना। उसकी वैल्यू 3.14 होती है। मतलब यहां से लेके यहां तक आपका 0 से लेके 3 तक सारे वैल्यूज आने वाले हैं, ठीक है। सो ये 0 है, यहां पे कहीं ना कहीं आपका 1 आएगा, फिर आपका उसमें 2 आएगा, और पाई के बहुत नजदीक आपका 3 आएगा, ठीक है। सो ये जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रहा था, ठीक है। हम रफ फिगर यहां पर बनाएंगे तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। ऑलराइट, सो ये जो हमारा पॉइंट है ये बेसिकली π/2 है। π/2 मतलब कितना हो जाएगा? π/2 मतलब हो जाएगा 3.14/2, 1.5 के लगभग आप इसको मान लो। 1.5 अगर ये है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में 1 आएगा, इसके राइट हैंड साइड में 2 आएगा, और पाई क्योंकि 3.14 होता है तो इसके जस्ट पहले एक 3 भी आएगा। और ये जो पर्टिकुलर इंटरवल है इसके अंदर मैं अब अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लॉट बड़ी आसानी से कर सकता हूं, तो उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो आप बताओ मुझे यहां पे कि आपका 0 से लेके 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसे बनेगा? 0 से लेके 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे बनेगा? 0 से लेके 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 0 होता है। 0 से लेके 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 0 होता है, ठीक है। तो वो ऐसे बनेगा। उसके बाद 1 से लेके 2 में क्या होगा? 1 से लेके 2 में आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जैक्टली 1 बनेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, एग्जैक्टली 1 के सामने आ जाओ, और आप यहां पे 0 से लेके 2 तक का एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करो, क्योंकि यही तो होता है आपका 0 से लेके 1 से लेके 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो यहां पे पोर्शन आता है वो 1 वाले हॉरिजॉन्टल हाइट पे होता है, ठीक है। अब 2 से लेके 3 में क्या होगा? 2 से लेके 3 में आपका जो ग्राफ है वो 2 वाले हाइट पे बनेगा। आपका जो ब्लू वाला ग्राफ यहां पे बनाने वाला हूं वो 2 हाइट पे बनेगा, लेकिन वो अब कहां से स्टार्ट होगा? वो 2 से स्टार्ट होगा, 2 वाले हाइट पे 2 बनेगा, ठीक है। लेकिन आपका जो ये ग्रीन कलर का ग्राफ है, sin x वाला ग्राफ है, वो ऑलरेडी π/2 मतलब 2 के बहुत पहले ही 2 बन चुका है, और उसने अपनी यहां पे कम होने वाली जर्नी स्टार्ट कर दी है। जो ग्रीन वाला ग्राफ था आपका वो π/2 मतलब 1.5 मान लो उसको, 1.5 पे ही वो कितना हो चुका है? 2 के बराबर बना चुका है, अपनी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ग्रीन कलर का ग्राफ अटेन कर चुका है। जो यहां पे आपका ब्लू कलर का ग्राफ है वो काफी लेट 2 तक पहुंचेगा, काफी लेट 2 की हाइट पे पहुंचेगा, तब तक आपका ग्रीन कलर का ग्राफ नीचे निकल चुका होगा। तो ये जो आपका पोर्शन आएगा यहां पे 2 से लेके 3 के बीच वाला, वो एक्चुअली अब ग्रीन ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। बहुत क्लोज है, ये बहुत क्लोज है, लेकिन तब भी इंटरसेक्ट तो नहीं करेगा। ये हम यहां पे देख सकते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है, क्या आप देख पा रहे हो यहां पे कि 2 के ऊपर ब्लू लाइन ऊपर जाएगी और 2 के ऊपर आपकी ग्रीन लाइन थोड़ी सी नीचे है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे अभी जो राइट हैंड साइड में प्लॉट किया है, इसके बाद में तो बहुत ही मतलब यूजलेस एफर्ट्स होंगे अगर मैं इसको फर्दर प्लॉट करूंगा तो,
है ना, क्योंकि ये तो ऊपर ऊपर जाते जाएगा, स्टेप फंक्शन ही ऊपर ऊपर जाते जाएगा, जबकि आपके यहाँ पे साइन जो है वो तो अब यहाँ पे फिक्स हो चुका है, वो -2 और 2 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में क्या आया, यहां से हमारे पास में केवल एक ही सॉल्यूशन आया, x = 0। बाकी जो वहां पे आगे वाले ब्लू लाइन से उसके अंदर कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट ग्रीन के साथ में नहीं आ पाए। लेकिन अभी पीछे भी तो आ सकता है, स्टेप फंक्शन नीचे भी तो आएगा। स्टेप फंक्शन जब नीचे आएगा तो उसको एक बार एनालाइज करके देखते हैं। आपका यहां पर जो लोअर मोस्ट वैल्यू है, ठीक है, वो कहां पे जनरेट हुआ है, -π/2 पे जनरेट हुआ है। ये लोअर मोस्ट जो आपकी वैल्यू -2 जनरेट हुई है, वो -π/2 पे जनरेट हुई है। ठीक है, तो अब यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से रहेंगे, फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे 1, फिर 2 एंड फिर 3। 1, 2 एंड 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो 0 से लेके -1, -2 एंड -3, -1, -2 एंड -3। तो 0 से लेके -1 के बीच में आपका जो स्टेप फंक्शन, जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू होता है, वो कितना होता है, वो -1 के बराबर होता है। ठीक है, वो -1 के बराबर होता है, इसीलिए यहां से आप -1 को पकड़ लो। यानी बात समझ में आ रही, क्योंकि आपने यहां पे अब -1 वाली हाइट पे एक हॉरिजॉन्टल पोर्शन प्लॉट किया है। यहां पे क्लियरली आप इसके अंदर ग्रीन के साथ में इंटरसेक्शन देख पा रहे हो। अगर नेक्स्ट आप यहां पे प्लॉट करने जाओगे तो क्या होगा, जब आप -1 और -2 के बीच में रहोगे, स्टेप फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एग्जैक्टली -2 के बराबर आ जाएगी, एग्जैक्टली -2 के बराबर आएगी। ठीक है, उस वजह से आपके पास में एक कॉमन पॉइंट यहां भी आएगा, यहां भी आपका एक कॉमन पॉइंट आएगा, विच विल बी -π/2। -π/2 डालने पे 2 sin x का वैल्यू भी एग्जैक्टली -2 होता है, और -2 डालने पे, -π/2 डालने पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -π/2 का वैल्यू भी एग्जैक्टली -2 होता है। तो यहां पे आपके पास में फर्दर एक सॉल्यूशन आएगा। ये बच्चों ने शायद मिस कर दिया, इसलिए बच्चे यहां पे 2 आंसर बता रहे हैं, कुछ बच्चे 5 आंसर भी बता रहे हैं। नहीं 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 नहीं, यहां पे क्या आपको क्लियरली अब समझ में आ गया है कितने आंसर आना चाहिए। इसके बाद वाला जो है वो तो यूजलेस एफर्ट, ये समझ में आ गया सारे बच्चों को। ठीक है, इसके बाद वाला जो है उसमें तो आपका ब्लू कलर का ग्राफ और नीचे हो जाएगा ना, इसको थोड़ा सा और अच्छे से प्लॉट किया जाए, ताकि आप जब नोट्स में इसको बनाने की कोशिश करोगे, देखने की कोशिश करोगे, तो क्लियर रहे थोड़ा सा। ठीक है, आई वॉन्ट टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट हियर। ठीक है, इसके बाद वाला लाइन सेगमेंट तो -3 पे चला जाएगा ना, तो उसका कोई खास यूज नहीं है। यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पर कॉमन पॉइंट्स कितने निकले मेरे पास में, टोटल 3 कॉमन पॉइंट्स निकले हैं। क्लियर हो गया, यस। क्या इसका अब एक्चुअल ग्राफ देख लें। अभी हमें ये ग्राफ देख के तो लग रहा है कि 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आना चाहिए। अब यहां पर अगर मैं y = 2 sin x और y = ग्रेटेस्ट इंटीजर x को एक्चुअली प्लॉट करता हूं, तो देखो क्या होता है, वो इस तरीके से नजर आता है। 2 sin x आपका रेड कलर से है, 2 sin x आपका रेड कलर से है, और जो आपका यहां पे ग्रीन कलर से ग्राफ नजर आ रहा है वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ है। तो यहां पर फिर से आप सेम चीज नोटिस कर सकते हो, ये जो आपका पोर्शन है यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, ये भी हवा में लटक रहा है, यहां पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहां पे आ रहा है एक इंटरसेक्शन पॉइंट, यहां पे आ रहा है एक इंटरसेक्शन पॉइंट, यहां पर आ रहा है एक इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो आपका आंसर यहां पे कितना हो जाएगा, 3 के बराबर आपके यहां पे आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑलराइट, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी डिड, है ना। कोई बात नहीं, अगर आपको पहले क्वेश्चन में आंसर गलत आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि हमें यहाँ पे मजा आते रहे, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस भी तो होंगे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आर बुक्ड फॉर प्रैक्टिस सेशंस। तो वहाँ पे डीपीपी में हम इस तरह के और भी सवाल जरूर से जरूर करेंगे, ताकि आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन सीखे हैं वो एक बार के लिए याद हो जाए। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x - 7 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ sin x इज इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या निकल कर आएगा, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x - 7 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ sin x इज इक्वल टू 0। फिर से बिल्कुल सेम अप्रोच रहेगा। अगर आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करना है यूजिंग द ग्राफिकल अप्रोच, आपको यहां पर 2 अलग अलग पोर्शंस प्लॉट करने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ आई एम थिंकिंग कि यहां पर मुझे LHS और RHS तो लाना पड़ेगा, है ना। मेन आइडिया मैंने आपको क्या समझाया, आपको y = LHS का ग्राफ बनाना होता है और y = RHS का ग्राफ बनाना होता है। ठीक है, और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपको देखने होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे RHS आपका 0 है ना, 0 प्लॉट करना मतलब x एक्सिस प्लॉट करना, उससे आपको कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके अपने LHS और RHS पहले डिफाइन कर सकते हो, जिनको प्लॉट करना भी आसान होगा और आपको थोड़ी हेल्प भी मिल जाएगी, क्योंकि चीजें अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वो काम करते हैं, ये हो जाएगा x = 7 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ sin x, है ना। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 7 को भी डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास में ऐसा कुछ आएगा x/7 = मॉड ऑफ sin x। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से अपने LHS और RHS डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो अब यहाँ पे ग्राफ किस किस का बनाना रहेगा, मुझे यहाँ पे ग्राफ बनाना रहेगा y = LHS
इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स बाय 7 का मुझे ग्राफ बनाना रहेगा। क्या ये ग्राफ बनाने के लिए सारे बच्चे जो है एग्री करेंगे, कंफर्टेबल है? क्योंकि हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी प्लॉट करते आता है, यहाँ पे c का वैल्यू 0 है, मतलब आपका ये पर्टिकुलर लाइन जो है वो 1/7 स्लोप वाला होगा और वो ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, तो ये बनाना बहुत ही आसान है, y इज इक्वल टू LHS। और आपका जो RHS है वो तो अभी अभी हमने प्लॉट किया ही था कि मॉड साइनस का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, तो बस यही आपको करना है, अपने आंसर तक पहुंचना है। इज दैट राइट? कितने आंसर्स आएंगे इस केस में? कोई है जो यहां पे गेस करना चाह रहा है कितने आंसर्स आएंगे इसके? 6 सॉल्यूशंस। ऑलराइट, इशू इज सेइंग कि सर इसके 6 सॉल्यूशंस निकल के आना चाहिए। और कोई है? एनी अदर स्टूडेंट? अबशीष इज सेइंग कि उसके 2 सॉल्यूशंस आने चाहिए। यशस्विन इज सेइंग कि इसके 4 सॉल्यूशंस आने चाहिए। अमृता इज सेइंग 2 सॉल्यूशन आने चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, है ना? यहाँ पर अभी तक कोई मेजॉरिटी मुझे मिला नहीं है। 1 सॉल्यूशन, ओके, 1 सॉल्यूशन तो नहीं, और भी सॉल्यूशंस आने चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, चलो एक बार इसको प्लॉट करके देखते हैं, है ना? प्लॉट करना काफ़ी आसान है। मेरे पास यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, तो यहीं पर मैंने इसको करना चाहिए, है ना? यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। चलो, तो आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर मैं सबसे पहले प्लॉट करना चाह रहा हूँ मॉड ऑफ साइन एक्स। मॉड ऑफ साइन एक्स प्लॉट करना बहुत ही आसान है। साइन एक्स में आपको ये जो है ऊपर ही ऊपर रखना है, सब कुछ ऊपर ही ऊपर रखना है। ठीक है, सब कुछ ऊपर ही ऊपर रखना है। ठीक है, नीचे कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ ऊपर आएगा। यहाँ पर भी जगह है तो यहाँ भी बना देते हैं। ठीक है, ऊपर ही ऊपर आएगा। अब यहाँ पर मैं बनाना चाह रहा हूँ इसी के साथ में इसी लाइन इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर लाइन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स बाय 7। y इज इक्वल टू एक्स बाय 7 का यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा, जो फिगर बनेगा, वो तो बहुत ही एक स्ट्रेट लाइन तो बनने वाला है, ओरिजिन से पास होने वाला स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। तो एक तो कॉमन सॉल्यूशन हमें वैसे भी दिख रहा है, आपका हो ना हो ये ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, ग्रीन ग्राफ ऑलरेडी ओरिजिन से पास होगा, हमें पता है। तो यहाँ पे एक 0 तो सॉल्यूशन आना ही चाहिए, है ना? 0 डाल के देखो, सेटिस्फाई कर रहा है उसके अंदर। अब यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा कि ये जो ग्राफ आगे जाएगा, ये कितने हमें ये जो लूप मिल रहे हैं इन किन को कट करेगा। कभी न कभी तो ये ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि ये लाइन है ना, कभी न कभी तो ऊपर निकल जाएगी, लेकिन कितनी देर बाद ऊपर निकलेगी उस पर डिपेंड करेगा कि कितने सॉल्यूशंस आपके जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें सारे मार्किंग्स को एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा। ये आपका है π/2, ये है पाई, फिर उसके बाद में ये है आपका 3π/2, ये है आपका 2π, देन वी ऑल्सो हैव 5π/2 एंड देन वी हैव 3π। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास में मार्किंग्स हैं। अगर मुझे यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स बाय 7 प्लॉट करना है, तो एक सिंपल सा काम मैं कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई सी भी एक अच्छी वैल्यू लेके उसको x के प्लेस में प्लेस कर सकता हूँ, तो मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा कि उस पर्टिकुलर x के लिए y का वैल्यू कितना। ठीक है, तो हम यहाँ पे दूर से दूर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे ग्राफ में अभी 3π के बाद में कुछ बनाने की जगह नहीं है, ऐसे करते हैं 3π डाल के देखते हैं। अगर मैं इसके अंदर 3π डालूंगा तो 3π पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ पे एक तो बहुत ही आसान वैल्यू है, अगर मैं इसके अंदर 0 डालूंगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। मैं अब यहाँ पे बिल्कुल एक्सट्रीम वैल्यू 3π डाल के देखना चाह रहा हूँ कि 3π डालने पे क्या बनेगा, तो ये बनेगा 3π/7। अब 3π/7 आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 3π डालने पे यहाँ पे आपकी जो y की वैल्यू निकल के आ रही है इस ग्राफ के लिए, वो निकल के आ रही है 3π/7। अब पाई की वैल्यू होती है 3.14। 3.14 में अगर आप 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। 9 पॉइंट समथिंग अगर हो गया है तो उसको 7 से डिवाइड करोगे तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। 1 मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो सारे लूप बन रहे हैं उनकी मैक्सिमम हाइट 1 है, उनकी मैक्सिमम हाइट 1 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 3π के ऊपर वैल्यू नोटिस कर रहा हूं तो वो एक्चुअली 1 को क्रॉस कर चुका है, ये मुझे पता चला। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो कि यहाँ पे 3π जो आपका पॉइंट है उस पॉइंट तक आते आते लाइन ऊपर निकल चुकी होगी। अच्छा, तो इसके पहले वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। 5π/2 पे क्या होगा? 5π/2 है ना, 5π/2 आई गेस आई रोट द करेक्ट वैल्यू। π/2 अगर इसके अंदर, हाँ 5π/2। ठीक है, तो 5π/2 एक बार डाल के देखते हैं क्या बनेगा। अगर आप 5π/2 डालोगे तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको 7 से, तो हो जाएगा 5π/14 के बराबर। 5π/14 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, बस इतना ही मुझे आंसर करके बताओ। तो ये अभी भी 1 से बड़ा है, क्योंकि आपका पाई का वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग है ना, तो 5 मल्टीप्लाई करके 15 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। 15 पॉइंट समथिंग को आप अगर 14 से डिवाइड करोगे तो 1 से बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये 1 से बड़ा है, तो ये जो मैक्सिमम हाइट इसकी 1 है उससे भी ज्यादा आंसर आपको मिल रहा है इस पॉइंट पे। इज दैट राइट? यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा आंसर मिल रहा है, मतलब ये अभी भी क्रॉस कर चुका है ना। 3π पे तो ऊपर था ही 1 के हाइट से, लेकिन 5π/2 भी ऑलरेडी ऊपर है। 2π पे एक बार देखते हैं क्या होता। 2π अगर मैं डालूंगा तो 2π डालने पे आप जिसको 7 से डिवाइड करोगे तो 2π/7 एक्चुअली अब 1 से कम है,
क्योंकि 2 पाई मतलब कितना हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग। 6 पॉइंट समथिंग को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये 1 से छोटी वैल्यू आएगी, मतलब ये कहीं ना कहीं यहां लाया करना चाहिए। 1 से छोटा है ये वैल्यू 2 पाई के ऊपर, ठीक है। ग्रेट, बहुत बढ़िया बात है। तो मेरे पास में बहुत सारे पॉइंट्स आ चुके हैं, इनको कनेक्ट करते हैं और हमारा ग्राफ फाइनली यहां पर बन जाएगा। सो ग्राफ आपका कैसे बनेगा, ये सारे पॉइंट्स हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका ग्राफ बन जाएगा। और जैसे आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड का ग्राफ मिल गया है, आपके यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी बड़े ही क्लियरली नजर आ गए हैं आपको, ठीक है। क्या क्या आएंगे आपके उसमें, एक तो ये 0 आ ही रहा है, उसके बाद में यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट और यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। इसके बाद में चीजें हाथ से निकल गई हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको जो रेड कलर का लाइन है वो 1 हाइट को क्रॉस कर चुका है, तो उसके बाद आपके पास में अब और कोई इंटरसेक्शन पॉइंट्स नहीं आने वाले। क्लियर, ऑलराइट। और यहाँ पे पीछे तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले, क्योंकि यहाँ पर आपका लाइन जो है वो नीचे निकल जाएगा, जबकि आपका जो साइन है वो तो ऊपर है अभी भी, ठीक है। तो आप अगर इसको एक्चुअली प्लॉट करोगे सॉफ्टवेयर में तो आपको इस तरीके से कुछ ग्राफ नजर आएगा, ठीक है। आपके पास में जो ब्लू कलर का है वो क्या है, वो आपका मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है, ये आपका मॉड ऑफ साइन एक्स है। और ये जो आपका रेड है ये आपका y इज इक्वल टू x/7 है, ठीक है। जैसे कि हमने भी यहां पर प्लॉट करके काउंट किया था, बिल्कुल उसी तरीके से आप भी यहां पर देख सकते हो कि आपके पास में 1 2 3 और 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं। क्योंकि यहां पर आपके पास में 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी आप कितना रिपोर्ट करोगे, 4 के बराबर ही आंसर रिपोर्ट करोगे। रोहन बोल रहा है सर मेरा आंसर आ गया था 4, बहुत बढ़िया रोहन। और ऐसे ही यहाँ पर जो बाकी बच्चे भी हैं जिनका आंसर आ गया था, कांग्रेचुलेशंस, मतलब आपको यहाँ पे ग्राफिकली जो है वो सॉल्यूशंस निकालते आ रहे हैं, ठीक है। बट दिस इज जस्ट वन पैटर्न जो हमने यहाँ पे आज के लेक्चर में देखा है, ठीक है, कि यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का आपको क्वेश्चन आ सकता है, जहां पे आप ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके आगे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट अभी यहाँ पे बहुत सारे और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस भी आप विद टाइम सीखोगे। अगर यहाँ पे कोई 12th का बच्चा लेक्चर देख रहा है तो आई गेस उसने ऑलरेडी यहाँ पे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस और भी बहुत सारे सीख लिए होंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री हम ये इतने बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस भी अगर कर लेंगे तो भी चलेगा। अभी हमने क्या क्या नहीं किया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स कैसे बनेगा, साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कैसे बनेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स कैसे बनेगा, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैसे बनेगा, इस तरह की हमने कुछ चीजें नहीं करी हैं, ठीक है। बट आई गेस दैट कैन वेट, क्योंकि हमें यहाँ पे बेसिक आइडिया भी अगर मिल रहा है इस पर्टिकुलर स्टेज में, जो आपने अभी अभी अपनी जेईई की तैयारी स्टार्ट ही करी है, देन आई गेस वी आर ऑलरेडी एट ए वेरी गुड लेवल, ठीक है। लेकिन आपका इंटरेस्ट अगर डेवलप हो रहा है इन सब चीजों में तो आप यहाँ पे टाइप इन कर सकते हैं अपने यूट्यूब सर्च में ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस अनअकैडमी जेईई। तो मैंने लास्ट ईयर जो यहाँ पर आपके साथ में डिस्कशंस किए थे उसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और उसके अंदर जो मैं यहाँ पर और भी चीजें बता रहा हूँ वो सब भी आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल भी वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। यू कैन डेफिनेटली गो हेड एंड वॉच दो सेशंस ऑल्सो, ठीक है। ऑलराइट, तो बच्चों आज के सेशन में आई गेस इतना ही रखते हैं। यहाँ पर हमारा जो है ग्राफ का डिस्कशन पूरा कंप्लीट होता है फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। हम यहाँ पे फर्दर मिलेंगे एक और टॉपिक यहाँ पर, क्योंकि हमारा बचा है, विच इज range of trigonometric expressions, ठीक है। we will be covering that topic and only then we can say bye bye to trigonometric ratios and identities chapter जो भी यहाँ पर चल रहा है। लेकिन उसके बाद में एक छोटा सा चैप्टर मैं आपके साथ में स्टार्ट करूंगा बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विथ अलजेब्रा टॉपिक्स विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इसी चैप्टर के साथ में कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे फॉर्मुलेस अभी थोड़े तो भी याद है ना, हो सकता है एक महीने बाद वो भी भूल जाओ, ठीक है। सो वी विल बी फॉलोइंग दिस शेड्यूल। मंडे से लेकर वेडनेसडे तक आप यहाँ पे 11th के क्लासेस अटेंड कर सकते हो 7, 8 और 9 बजे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, और आप इन्हीं सेशंस के प्रैक्टिस सेशंस देख सकते हो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, जैसे कि कल आपका एक सेशन होगा 4 बजे 5 बजे और 6 बजे, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। आप अगर यहाँ पे बीच में से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट रेफर करनी पड़ेगी, विच समटाइम्स बिकम वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम एक ही वीक में बहुत सारे सेशंस आपके लेते हैं, क्योंकि हम रेगुलरली यहाँ पर आपके सेशंस ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे सोचो कि आपके पास में लगभग 6 सेशंस क्लास 11th के मैथमेटिक्स के और 6 सेशंस क्लास 12th के मैथमेटिक्स के डिस्कस हो रहे हैं, और वही सेम चीज केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी हो रही है, ठीक है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशंस हैपनिंग ऑन दिस चैनल। आपने अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है देन आई गेस दिस इज द राइट टाइम टू डू इट, और आपने अगर अभी भी ये ग्रुप ज्वाइन इन नहीं किया है तो सबसे पहले ये कर लो, tinyurl.com/unacademy chat ही तो लिखना है बस, ठीक है। कहाँ लिखना है, अपने ब्राउजर में लिखना है, और उसके बाद आपको ये ग्रुप ज्वाइन करने को मिलेगा जहां पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड हैं। एक कनेक्शन वाली फील भी आती है, आपको पता चलता है कि यार इतने सारे बच्चे हैं हमारे साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, जो इतना जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर कहना चाहिए अनअकैडमी जेईई जो चैनल बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। उसी के कुछ बच्चे हैं
जो यहाँ पर हमारे साथ कनेक्टेड हैं और उनके साथ में रेगुलरली हम नोट्स एंड अपडेट्स शेयर कर रहे हैं। यू कैन बी ए पार्ट ऑफ दिस ग्रुप ऑल्सो, ठीक है। और साथ ही साथ आई गेस ये लिंक अभी मैंने आपको लेक्चर के बिगिनिंग में बताया था और इसी को आप अच्छे से यूज भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बोला था आप ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के लेक्चर देख सकते हो मेरे लास्ट ईयर वाले। तो आपको अगर वो सर्च करना है तो क्या करना है, फिर से आपको अगर सर्च नहीं करना है यूट्यूब के ऊपर, यू कैन डायरेक्टली गो टू tinyurl.com/jmobile। वहां पे आप मैथमेटिक्स क्लास 12th पे जाओ, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करो, आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां से आप फर्दर अपने डिस्कशंस को प्रोसीड कर सकते हो और जो आपके रेफरेंस बुक में क्वेश्चंस आपको परेशान कर रहे होंगे वो भी फिर आपको सॉल्व करते आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिंक, tinyurl.com/jmobile। दिस शुड बी योर डिजिटल बुक जिसको आपने रेगुलरली रेफर करते रहना चाहिए, उसी तरीके से जैसे कि आपको टेक्स्ट बुक रेफर करने की आदत है, ठीक है। ऑलराइट, एंड बच्चों यहाँ पर एक लास्ट डिस्कशन करना चाह रहा हूं मैं आपके साथ में अबाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना लेट हो गया है हमारा, यहाँ पे टाइम जो है ऑलमोस्ट अप होने वाला है, लेकिन तब भी यहाँ पर थोड़ा सा समय मैं जरूर लेना चाहूंगा आपका टू डिस्कस दिस, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर एक डेडिकेटेड कोर्स चाहिए, आपको लगता है कि यहाँ पर आपकी जेईई की तैयारी में कुछ कमी लग रही है, आपको यहाँ पे फुल एंड फाइनल अपना जो है प्रिपरेशन का ट्रैक सेट करना है, देन वी ऑलवेज रिकमेंड कि आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन परचेस कर लेना चाहिए। यहाँ पर आपको एक बेसिक अमाउंट पे करने की जरूरत पड़ती है, बट इट इज वेरी वेरी अफोर्डेबल, और उसके बाद में आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो एक माइंड ब्लोइंग ऑफर है जो यहाँ पर सारे बच्चों ने अवेल जरूर करना चाहिए, ठीक है। आपके यहाँ पे सबसे पहले तो लाइव क्लासेस होती है, आप एजुकेटर्स के साथ में इंटरेक्ट करते हो, फिर उनके साथ में यहाँ पे डिस्कशंस करके कंसेप्ट को समझते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो क्लास होती है उसके अंदर पोल का फीचर होता है, हर क्वेश्चन के बाद में अगर पोल होगा जिसके अंदर आप अपने आंसर देने की कोशिश करोगे तो आपको वो जो प्रैक्टिस होती है वो क्लास से स्टार्ट हो जाएगी, वो प्रेशर लेने की जो आदत है वो आपको क्लास से ही जो है लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप जब यहाँ पे अपने टेस्ट को दोगे, ठीक है, उसके अंदर एनालिसिस करोगे, आपको पता चलेगा यार बहुत बेनिफिट हो रहा है हमें यहाँ पे चीजें समझ में भी आ रही है, हमारी स्पीड भी बढ़ रही है, हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ रही है, हमारा क्वेश्चन सिलेक्शन भी बढ़ रहा है, बेटर हो रहा है। ये सारी चीजें आप एनालाइज कर सकते हो बाय गिविंग टेस्ट which is happening on अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म। और साथ साथ आपके जो डाउट होते हैं वो क्लियर करना भी बहुत जरूरी होता है, इसलिए यहाँ पर लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस हर एक इंटरवल पे रखे जाते हैं। एवरी 4th सेशन इन एनी कोर्स इज ऑलवेज अ डाउट क्लियरिंग सेशन, ठीक है। सो ये सारे कन्वीनियंस बच्चों आपको जो मिल रहे हैं उसमें जो है एडिशनली आपको अगर फर्दर मैं ये बोलूं कि यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं और आप यहाँ पे सभी के क्लासेस अटेंड कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, देन आई गेस देन यू शुड बी सरप्राइज्ड। क्योंकि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि यार आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करो लेकिन आप ना बस यही 2 कोर्सेज देख सकते हो, देन यू माइट हैव अ फीलिंग कि यार ये थोड़ा सा इशू है, यहां पे अगर मुझे और भी कोर्सेज देखना है तो मुझे और भी परचेस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली वो इशू है, राइट। और इसलिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ने ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम बच्चों का सॉल्व कर दिया है। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो तो हमारे तो कोर्सेज वहां पर है ही, ठीक है। यहां पर हमारे कोर्सेज आप फॉलो करोगे तो आपको यहाँ पे 11th और 12th में जो भी आप पोजीशन पे हो उसमें इंप्रूवमेंट आपको नजर जरूर आएगा। लेकिन आप अगर यहाँ पर जानना चाहते हैं कि यार कोटा के जो एजुकेटर्स हैं, है ना, वो क्या पढ़ा रहे हैं, है ना, अच्छा यहाँ पर ड्रॉपर्स बैच भी है जो हम ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ ऑथर्स भी हैं जैसे कि डीसी पांडे सर, उनके भी क्लासेस चल रही हैं, जाके देखते हैं उनमें क्या चल रहा है। तो आप यहाँ पे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन घूम फिर सकते हो और सारे ही लेक्चर्स को अटेंड करके अपना जो है नॉलेज यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ठीक है। दिस इज द फ्रीडम विच स्टूडेंट्स फील व्हेन दे जॉइन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म, एंड दैट इज द रिवॉल्यूशनरी थिंग विच आई फील शुड बी एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, है ना। ये फैसिलिटी जो है, जैसे कि यहाँ पर मैं आज शाम के सेशन में भी आपको बता रहा था कि कोटा फैक्ट्री का मैं एक एपिसोड देख रहा था जिसके अंदर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है, जो उस मेन लीड है उसके अंदर कोटा फैक्ट्री में, वो इनऑर्गेनिक के टीचर से परेशान हो जाता है क्योंकि उसको समझ में नहीं आती उस पर्टिकुलर चीज की बातें, उस पर्टिकुलर एजुकेटर की बातें। तो वो बहुत मेहनत करके क्या करता है, अपना जो है फॉर्म फिल करवा के उस एजुकेटर को चेंज करवाता है, दूसरा एजुकेटर आता है, हालांकि उससे भी फायदा नहीं होता उसको क्योंकि सब्जेक्टिव नहीं मुश्किल है वो, ठीक है। लेकिन बेसिकली वहां पर इसका मतलब आपको मेहनत करनी पड़ रही है कि यार कोई और आके पढ़ाए। जबकि यहां पर क्या है, यहां पर यह है कि आप एक ही साथ सारे एजुकेटर्स से पढ़ सकते हो। यहां पर 60 से 70 जो आपके इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, आप सभी से यहां पे क्लासेस ले सकते हो। दैट इज रियली माइंड ब्लोइंग, ठीक है। तो आप यहां पे अगर सारी क्लासेस लेना चाहते हो, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो और उसमें जो प्लस सेक्शन है उसमें अपने गोल मतलब IIT JEE को सब्सक्राइब करो, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे तो आपको बस इतना बताना है कि आप कितने समय के लिए पढ़ाई करना चाहते हो। जैसे कि यहां पर आपको पता है कि आपका जो टारगेट है वो काफी दूर है, काफी समय तक आपको अभी मेहनत करना है टू एक्चुअली अचीव योर ड्रीम गोल। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन सबसे अफोर्डेबल भी है और सबसे ज्यादा सजेस्टेड भी है सारे टीचर्स के थ्रू, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो नीचे वाली प्राइस देख रहे हो 32,400, वो एक्चुअली 2 साल का प्राइस है।
आप यहाँ पे 2 साल तक जितने भी यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स हैं सभी की हेल्प ले सकते हो अपने यहाँ पे पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, सभी का मटेरियल सॉल्व कर सकते हो, सभी से अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। एंड ये जो आपकी प्राइस आ रही है ये फर्दर रिड्यूस्ड डाउन प्राइस है, क्योंकि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो समीर लाइव कोड, ये आपको 10% डिस्काउंट भी देगा, ठीक है। तो इसको लगाना मत भूल जाना यार, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, ठीक है। तो आई गेस ये प्राइस देख के बच्चे जो हैं खुश होकर जल्दी से परचेज करने का सोचेंगे, लेकिन इसको भी आप फर्दर कम कर सकते हो, ठीक है। सो ऑलवेज हैव दिस इन माइंड कि आपको यहाँ पे फर्दर डिस्काउंट मिल सकता है, क्योंकि आप अनअकैडमी जेईई के स्टूडेंट हैं और आप मुझसे मैथमेटिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो विद दिस इन्फॉर्मेशन आई गेस वी कैन एंड अवर सेशन। नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर हम जब मिलेंगे तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को फाइनली बाय बाय बोल पाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज एटलीस्ट ये जो फर्स्ट पोर्शन है उसको बाय बाय बोल पाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो आप यहाँ पे अगर नए हैं, आपने अगर आज का सेशन एंजॉय किया है तो लाइक जरूर करें और शेयर करें विद द हैशटैग JLiveDaily। जो हमारे यहाँ पे टीम का रिवॉल्यूशन का हैशटैग है उसको आप शेयर करते समय जरूर यूज करें, क्योंकि यार हम रहे ना रहे ये रिवॉल्यूशन जरूर आगे बढ़ना चाहिए, और क्योंकि ये रिवॉल्यूशन जो है ये आपके आने वाले जो जूनियर्स हैं उनके भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपके अगर छोटे भाई बहन हैं, आप ये सोचो कि यार अगर आगे चल के ये एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है, अगर इसी रिवॉल्यूशन को फॉलो करते हुए बहुत सारे और यहाँ पे ऐसे एजुकेटर्स आ जाते हैं ऑनलाइन, जो यहाँ पर आपको फ्री में या फिर at affordable rates quality education दे पा रहे हैं, then that will be really a game changing thing for entire development process of this country। क्योंकि यार एजुकेशन तो पहले मिलना चाहिए ना, उसके बाद में तो सारी चीजें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। सो दिस इज दैट इंपॉर्टेंट, सो नेवर शाई अवे फ्रॉम शेयरिंग दिस सेशंस। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो जरूर करें और हमें भी बताएं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसे यहाँ पे सेशंस लगते हैं, ठीक है। और जैसे आपको यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है बच्चों अनअकैडमी जेईई चैनल पे, वैसे अनअकैडमी नीट, अनअकैडमी 9th 10th एंड अनअकैडमी 11th 12th चैनल्स भी हैं। आप अगर किन्हीं स्टूडेंट्स को जानते हैं जो इन पर्टिकुलर चैनल्स की यूज करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, देन डू रिकमेंड दिस चैनल्स टू योर फ्रेंड्स। आप भी जाके देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ आपके लिए भी इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं तो, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और कंटिन्यू करते हैं हमारे डिस्कशन को। टेक केयर, बाय बाय।